हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी लवर्स फैमिली। तो फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में स्टडी लवर्स यूकेआई में। और जैसे कि आपको पता है, ये हमारी सीरीज चल रही है टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित। टीचिंग एप्टीट्यूड के यहाँ पर हम एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं और हमने टारगेट बनाया है कि हर दिन हम 20 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, चाहे वो टेट का एग्ज़ाम्स हो, चाहे फिर वो लेक्चरर्स का आने वाला एग्ज़ाम हो। तो हर एग्ज़ाम में टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, या फिर चाहे वो बीएड का एंट्रेंस हो या बीएड से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वहाँ पर आपको ये एमसीक्यूज़ काम आने वाले हो, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट के हों या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड के हो। तो सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन की सीरीज़ होने वाली है। तो मुझे आशा है कि आप लोग निरंतर इसमें पार्टिसिपेट करते रहोगे। तो शुरू करते हैं आज का ये हमारा शानदार डिस्कशन रहने वाला है 20 क्वेश्चन का। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम एक शेर के साथ। अर्ज किया है, चलिए चलिए कि चलना ही दलील कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। तो देखिए, कुल मिलाकर कहने का आशय ये है, और ये मैंने इसलिए यहाँ पर रखा है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि हम चलना शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन कहीं पर थोड़ी सी मुसीबतें आती हैं तो हम रुक जाते हैं। और रुकने का मतलब वही है, कहते हैं ना कि रुका हुआ तो पानी भी सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। तो मतलब अगर हम रुक जाते हैं तो सीधी सीधी बात है कि हम वहाँ पर ख़राब होने की दहलीज पे आ जाते हैं। तो इसलिए कभी भी हो लाइफ में कुछ भी परिस्थिति आ जाए, हमेशा चलते रहना है। तो ऐसे ही जैसे कि हमारा ये मिशन हमने शुरू किया है एमसीक्यू सीरीज़ वाला, तो ये भी निरंतर चलता रहेगा और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन, लॉट टू लर्न, लॉट टू डिस्कस। तो यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड का ये हमारा पार्ट 2 है और पार्ट 1 पहले ही अपलोड किया जा चुका है। जिसने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप उसको वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से 20 एमसीक्यूज़ हैं और फिर से आपके लिए वही सेम टास्क रहने वाला है कि आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहना है और अटेम्प्ट करते रहना है। और क्वेश्चंस के आंसर चाहे तो एक पेपर सीट पे रख लें। आपके 20 क्वेश्चन ऐसे तैयार हो जाने चाहिए कि वो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाएँ, उनमें आपको कोई कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। तो ये क्लियर करते हुए चलिएगा और लास्ट में वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि कितने मार्क्स आपके आए हैं। इसके अलावा मेरी एक इच्छा कि सबको शिक्षा, तो ये वीडियो जो है आपके दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उनको भी यहाँ से कुछ न कुछ सीखने को मिल जाए। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने का समर्थन किया था, किसने किया था? तो ऑप्शन है हमारे स्वामी दयानंद ने, बी है राजा राम मोहन राय ने, सी स्वामी विवेकानंद ने, या फिर डी महात्मा गांधी ने। तो दोस्तों, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहिए। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने का समर्थन किया था। तो जैसे कि पता है 1835 में लॉर्ड मैकाले हुए थे। लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है। तो मैकाले का विवरण पत्र जो 1835 में जारी हुआ था, वहाँ पर इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के बारे में कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा होनी चाहिए। तो राजा राम मोहन राय जो है उन्होंने इसका समर्थन किया था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी करने का उत्तरदायित्व किसका है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी करने का उत्तरदायित्व किसका है? ऑप्शन है संघ सरकार का, राज्य सरकारों का, या राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान का, या फिर परीक्षा बोर्ड का। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो है संघ सरकार। तो हमारी जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है वो हमेशा कौन जारी करती है? केंद्र सरकार जारी करती है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन जारी करेगा? तो केंद्र सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या नागरिकों का मौलिक अधिकार है? देखिए, ऑप्शन है नर्सरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है बी, प्राथमिक शिक्षा। जैसे कि सभी को पता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य और प्रारंभिक शिक्षा का जो अधिकार है वो हमारे संविधान में एक अमेंडमेंट के तहत जो 2002 में हुआ था, 86th अमेंडमेंट, उसके तहत क्या कर दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21 के ए में इसको शामिल किया गया है। तो ये इसके बारे में कुछ जानकारी होगी, ध्यान में रख सकते हैं। तो
सही आंसर हो गया बी, प्राथमिक शिक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है? तो भारत का जो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है वो है केरला, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे देश के संविधान में किसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है? देखिए ये क्वेश्चन भी पहले वाले से ही रिलेटेड है। ऑप्शन है सभी छात्रों के लिए, सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, या फिर सभी नागरिकों के लिए। तो क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की जो व्यवस्था है वो 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए है। तो आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक थे, कि बुनियादी शिक्षा का प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, राजा राम मोहन राय, या फिर महात्मा गांधी। तो सही आंसर हो गया महात्मा गांधी। जब वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था वर्धा में, तो वहाँ पर इन्होंने बुनियादी शिक्षा का कॉन्सेप्ट दिया था। 1937 की ये बात है, ठीक है। तो वर्धा सम्मेलन ध्यान में रख सकते हैं इससे रिलेटेड, बुनियादी शिक्षा। तो भारत में बुनियादी शिक्षा के जनक हैं महात्मा गांधी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिप्रेरणा के मांग सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? तो ये देखिए मनोविज्ञान का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकडूगल, मैस्लो, ब्लेयर, या फिर सिम्पसन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है मैस्लो। मैस्लो ने दिया था मांग का सिद्धांत, और इसके तहत क्या किया जाता है कि जो व्यक्ति का पूरा जीवन होता है उससे रिलेटेड इन्होंने मांग का सिद्धांत दिया है, कि हम प्रत्येक स्टेप में हमारा अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। आवश्यकता का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, ठीक है। मांग या आवश्यकता का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। इसमें जैसे प्रारंभ होता है कि शारीरिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा की आवश्यकता। जैसे व्यक्ति होता है तो सबसे पहले उसे अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है, फिर उसको अपनी सुरक्षा की आवश्यकता, फिर समाज में सम्मान की आवश्यकता, फिर एक हायर स्टेज होती है परम सिद्धि की आवश्यकता। वहाँ पर इंसान क्या होता है, बहुत इन मोह माया से बिल्कुल मुक्त हो जाता है ना। तो ये क्या हो गया, मैस्लो का सिद्धांत है, मांग का सिद्धांत। और मैस्लो बताते हैं अपने सिद्धांत में कि बहुत सारे लोगों का जीवन जो है, शुरू की जो दो आवश्यकताएं होती हैं, एक तो शारीरिक आवश्यकता और दूसरा जो सुरक्षा की आवश्यकता। तो अधिकतर लोगों का जीवन इतना ही कंप्लीट करने में समाप्त हो जाता है, ऐसा मैस्लो बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आभासी कक्षा कक्ष बृहस्पति है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। आभासी कक्षा कक्ष बृहस्पति, देखिए ये थोड़ा टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन है बृहस्पति ग्रह से संबंधित शिक्षण सामग्री, एक उपग्रह है, या फिर वेब आधारित ई अधिगम कार्यक्रम है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है वेब आधारित ई अधिगम। ई लर्निंग से रिलेटेड है ये, ई लर्निंग से रिलेटेड। और ये क्या है, एक जो है आईआईटी कानपुर के जो आईआईटीएंस हुए हैं उन्होंने ये डेवलप किया था, है ना। ये क्या है, ये वही है जो आजकल बहुत चर्चा में है। बहुत चर्चा में क्या है कि जब से कोविड के ड्यूरिंग क्या हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद क्या हो गया, सारे स्कूल्स बंद हो गए, शिक्षण संस्थान सब बंद हो गए। तो क्या किया गया, ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन शिक्षण अपनाया गया। इसी को कहते हैं ई लर्निंग, ठीक है। तो ई लर्निंग, ये जो वर्चुअल क्लास का कार्यक्रम होता है, ये वेब आधारित ई अधिगम कार्यक्रम है। और आभासी कक्षा कक्ष बृहस्पति किससे संबंधित है? तो वेब आधारित ई अधिगम कार्यक्रम से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षण की आगमन व निगमन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है सुकरात, अरस्तु, हर्बर्ट, प्लेटो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो अरस्तु ने किया था शिक्षण की आगमन व निगमन दोनों विधियों का संपादन। नेक्स्ट देख सकते हैं, पठन विकार से संबंधित है। देखिए पठन विकार किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए है एफेजिया, बी है डिस्ग्राफिया, सी है डिसलेक्सिया, या डी है डिसकैलकुलिया। देखिए समझ लेते हैं। डिसकैलकुलिया जो होता है, इसमें देख सकते हैं कैलकुलिया आ रहा है, तो ये गणना से संबंधित होता है। मतलब गणना से संबंधित जो विकार होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया कहते हैं, ठीक। डिसलेक्सिया जो होता है ये होता है पढ़ने से संबंधित जो है वो क्या है,
डिस्कैलकुलिया है। तो क्या पूछा गया हमें, पठन विकार पूछा गया है। तो सही आंसर तो हमारा हो गया सी। डिस्ग्राफिया भी समझ लो, ये क्या होता है, ये लिखने से संबंधित होता है। लिखने से संबंधित क्या हो गया, डिस्ग्राफिया। और एफेजिया जो होता है ये मौखिक विकार होता है, मतलब मौखिक सीखने की में जो क्षमता में कमी हो जाती है उसको कहते हैं एफेजिया। तो सही आंसर हमारा हो गया डिसलेक्सिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, भारतीय संविधान की किस धारा में 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग तक के बालक बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य किए जाने का प्रावधान है। देखिए दोस्तों, तो ऑप्शन है धारा 43, धारा 45, धारा 46 या धारा 48। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा किसी एग्ज़ाम में आया था तो वहीं से उठाया गया है, तो पुराना क्वेश्चन ही हो गया है। जबकि क्या है, इसका जो सही आंसर है वो अब क्या है, जो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा वो 21 के ए में आ गया है। और संविधान संशोधन मैंने जैसे बताया अभी 86 हुआ था, कब हुआ था, 2002 में। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट हो गया है, तो इन धाराओं से इसका संबंध नहीं है। जो धारा 45 में ये पहले था, तो समझ सकते हैं, वैसे भी समझने वाली चीज़ है। पहले ये क्या था, धारा 45 का विषय था ये, धारा 45। और अब ये क्या हो गया है, धारा 45 में था ये पहले, अब इसको 21 के ए में ला दिया गया है। 21 के ए में ये फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। और इसमें क्या है, इसमें 6 वर्ष से कम, लेस देन 6, तो लेस देन 6 से कम के जो बच्चे होंगे, 6 वर्ष से कम के बच्चे, उनके लिए क्या है, 6 से कम उम्र के बच्चों के लिए जो शिक्षा है वो धारा 45 में है। ठीक है, लेकिन ये किस में आ गया है, अब 21 का ए। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल आधारित शिक्षण विधियों के जनक कौन हैं? ऑप्शन है आपके पास फ्रोबेल, हरलॉक, स्किनर, मैकडूगल। दोस्तों एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि आप लोग खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहें ताकि आपको ध्यान रहे, गलती करोगे तो वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ऑप्शन है फ्रोबेल, हरलॉक, स्किनर या फिर मैकडूगल। सही आंसर है फ्रोबेल। तो जो हमारी क्या होती हैं खेल आधारित शिक्षण विधियाँ हैं उनके जनक फ्रोबेल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है, यह कथन किसका है? देखिए, कथन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनमें आपके पास कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है समझने के लिए। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, इनको स्टेटमेंट को याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि याद रख सकते हैं, ये इसका जो सही आंसर है वो है पियाजे ने दिया था। पियाजे ने कहा था सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। ठीक है, कैसे याद रख सकते हैं, पियाजे का जो सिद्धांत है वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो संज्ञान और ज्ञान को मैच करवा लीजिए। ठीक है, तो ये याद रखने के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा। सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है, किसने कहा था, पियाजे ने। पियाजे का जो सिद्धांत है उसको हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टैगोर के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? टैगोर के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो देखिए, टैगोर के अनुसार कैसी होनी चाहिए शिक्षा, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात कर रहे हैं। विषय केंद्रित, नौकरी केंद्रित, अनुभव केंद्रित या फिर आध्यात्म केंद्रित। तो टैगोर के अनुसार जो शिक्षा होनी चाहिए वो रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना था कि आध्यात्म केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, आध्यात्म केंद्रित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, शिक्षण एक संबंध है जो विद्यार्थी के विकास में सहायता देता है, यह स्टेटमेंट है। तो यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है एनएल गेज की, रायबर्न की, फ्रोबेल की या फिर क्लार्क की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर देख लीजिए, रायबर्न। तो रायबर्न का स्टेटमेंट है शिक्षण एक संबंध है जो विद्यार्थी के विकास में सहायता देता है। ठीक है, तो टीचिंग से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन किसकी है? रायबर्न की है। ठीक है, तो एलिमिनेट कर सकते हैं, फ्रोबेल तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्लार्क भी नहीं हो सकता, एनएल गेज हो सकता है या फिर रायबर्न हो सकता है। तो इन दोनों में से रायबर्न इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? देखिए, उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, एसआर थ्योरी के नाम से इसको जानते हैं, एसआर थ्योरी। ठीक है, तो ऑप्शन है पावलोव, कोहलर, थॉर्नडाइक या फिर स्किनर। तो पावलोव का सिद्धांत है, इसको बोलते हैं स्टिमुलस
रिस्पॉन्स थ्योरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे आप लोगों ने एक एग्जाम्पल सुना होगा इसका, है ना, पावलोव का जो कुत्ते पे इनका प्रयोग था, कुत्ते की लार टपक जाती है खाने को देख के, है ना, तो उद्दीपक के रूप में वो खाना प्रयोग करता है और कुत्ते की जो अनुक्रिया लार टपकना उसको रिस्पॉन्स, तो उसको बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, किसी के बच्चे को सिखाने में एसआर थ्योरी का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब हम उसको स्टिमुलस दिखाएंगे ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सके, है ना, तो प्रोत्साहन विधि इस तरह से कहते हैं। मतलब जैसे कि बच्चे को टॉफ़ी देकर जा बेटा स्कूल जा, जा बेटा स्कूल जा, तो टॉफ़ी देख के वो चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं एसआर थ्योरी। इस तरह का सिद्धांत दिया था किसने, पावलोव ने। तो ये ध्यान में रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। वर्ष 1992 में बच्चों के बस्तों का बोझ कम करने के लिए सुझाव देने हेतु किस समिति का गठन किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1992 में बच्चों के बस्तों के बोझ को कम करने के लिए, ठीक है, किस समिति का गठन किया गया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देख सकते हैं, नरसिम्हन समिति, कोठारी समिति, धीमान समिति या फिर यशपाल समिति का। देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यशपाल समिति का सुझाव था। और इनका जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, रिपोर्ट प्रकाशित जो हुई थी 1992 में, उसका विषय ही था बिना बोझ के शिक्षा। क्या था, बिना बोझ के शिक्षा। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, बिना बोझ के शिक्षा। देख सकते हैं बिना बोझ के शिक्षा। तो बिना बोझ के शिक्षा किसका रिपोर्ट का टाइटल था, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो किसका था, यशपाल समिति का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय ये वही है, इग्नू जिसको हम बोलते हैं, इग्नू। तो इग्नू कब इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 84 में, 85 में, 86 में या फिर 88 में। दोस्तों सही आंसर होगा वो होगा 85 में। इग्नू की स्थापना कब हुई थी, 1985 में। अटेम्प्ट करते रहिए और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएं कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष जारी की गई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चर्चा में है क्वेश्चन, तो संभावना है कि इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति से, जो भी होगा। क्यों, क्योंकि अभी 2020 में हमारी क्या हुई है, नई शिक्षा नीति निकल के आई है। और जो सबसे पहली शिक्षा नीति हमारे देश में निकल के आई थी वो कब आई थी, 64, 65, 68 या फिर 75। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1968। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 1968 में हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई थी। तो 1968 में शिक्षा नीति आई थी। 1968 के बाद क्या होता, 1972 में उसमें थोड़े बहुत संशोधन इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया था। और उसके बाद 1986 का तो सभी को पता है, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसके तहत हम लोग आज तक जो हमारी शिक्षा प्रक्रिया चली आ रही थी, ठीक है। तो 2020 में अब क्या हो गया, नई एजुकेशन पॉलिसी निकल के आ गई है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां और अंतिम क्वेश्चन हमारा है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन है 1952, 1956, 1964 या फिर 1965। देखिए क्या हुआ था, आंसर जो है वो बी है, 1956। वैसे इसका जो गठन हो गया था वो 1953 में हो गया था, लेकिन एक स्टैट्यूटरी स्टेटस, यानी इसको जो विधिक रूप से इसको कानूनी दर्जा दिया गया वो 1956 में दिया गया। तो 1956 में इसको दर्जा दिया गया। और ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसका गठन किस आयोग की सिफारिश के आधार पर हुआ था। तो इसका जो गठन हुआ था वो सिफारिश थी किसकी, राधा कृष्णन कमीशन की सिफारिश थी। और राधा कृष्णन जो कमीशन था वो कब आया था, 1948 में। तो राधा कृष्णन आयोग था, राधा कृष्णन आयोग था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग था। और ये कब आया था, राधा कृष्णन आयोग ये आया था
48 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी और इसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि क्या किया जाना चाहिए, यूजीसी का गठन किया जाना चाहिए, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन किया जाना चाहिए। तो इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर फाइनली 1953 में गठन हो जाता है, लेकिन 1956 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो है वो कब हुई, 1956 में हुई। तो ये हमारे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे, पसंद आए ना आए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि क्वेश्चन जो थोड़ा से टफ हैं या फिर जो मुझे समझाने चाहिए उनको एक्सप्लेन भी किया है। तो ऐसा है कि यहाँ पर एक एक क्वेश्चन में आपके दो दो तीन तीन क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। और हाँ, अपना कमेंट, अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आउट ऑफ 20 आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो और सभी लोग ज़रूर प्रतिभाग करते रहें। इसके अलावा अपने दोस्तों तक शेयर करें और ताकि सभी तक इनको पहुंचा सकें। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक्स अलॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, और एक और बात, इसके अलावा अपने आसपास सफाई रखें, पेड़ पौधों पानी को सेव कीजिए, प्लास्टिक पॉलीथीन बैग का यूज़ नहीं करना है और समय मिले तो किसी को पढ़ा लें। थैंक्स अलॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।